आज यूएसए जितना अमीर है ना, 1700 में हम उससे भी ज्यादा अमीर हुआ करते थे। भारत अब एक सोने की चिड़िया नहीं बल्कि सोने का एक चील था, जो बाकी देशों के मुकाबले आसमान की ऊंचाइयों में अपने पंखों को लहरा रहा था। लेकिन आज रुपए को अमेरिकन डॉलर का गुलाम बताया जाता है। इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए 80 के पार चला गया। आज अमेरिका के एक प्रेसिडेंट बदलते ही हमारे रुपए की जो कीमत है वो ताश के पत्तों की जैसे बिखर जाती है। Today the rupee suffered its worst single day drop in close to 2 months. आज अमेरिका बड़े ही घमंड के साथ ये कहता है कि अगर हम छींक भी मारे ना तो पूरी दुनिया में ठंड पड़ जाती है। Indian currency, the rupee, has been making headlines every day for the last few weeks. लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारी जो स्थिति है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। आज से करीब 2000 साल पहले ना कंडीशन इसका एग्जैक्ट उल्टा हुआ करता था। सन 77 एडी की यह बात है। रोमन ऑथर प्लेनी ने अपनी किताब में एक शिकायत जारी करते हैं। हमारे राज्य की जो औरतें हैं उनको भारत में बने कपड़े और मोती इतने ज्यादा पसंद आ गए हैं कि इसके चक्कर में हमारे साम्राज्य का सारा सोना भारत की जमीन पर जा रहा है। हमें हर साल करीब 100 मिलियन गोल्ड कॉइन्स इंडिया को देना पड़ता है और इसीलिए हमें जल्द ही इसे किसी भी हालत में रोकना होगा। और इसके करीब 1500 साल बाद सन 1658 में भी एक फ्रेंच टेबलर फ्रैंको ने भी अपनी किताब में यही लिखते हैं कि विश्व का सारा कीमती सोना चांदी पूरी दुनिया भर के देशों से घूमकर आखिरी में भारत की जमीन पर ही जाकर दफन हो जाता है। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 1950, रिकाउंट ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर एंगस मेडिसन ने भी अपनी कई रिसर्च में खुल के ये कहा है कि सन 1700 तक यानी कि मुगलों के राज तक पूरे विश्व की जीडीपी का 25% जीडीपी अकेले भारत से ही आता था। लेकिन आज ये सुनकर बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन हमारे जो रुपीज की है ना वो आज कम्प्लीटली यूएस पर निर्भर हो चुकी है। हमारा देश गोल्डन भारत से मोल्टन भारत बनते जा रहा है। एंड यू नो व्हाट गाइस, कि हम ये सब जानते भी नहीं है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। मतलब जरा आप ही सोचो, ऑलमोस्ट 1600 सालों तक हम पूरे विश्व के वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन में से थे। इनफैक्ट हमारे इंडिपेंडेंस तक भी हमारे रुपीज की जो वैल्यू है ना वो ₹1 इक्वल टू $1 थी। तो तब से लेकर आज 77 ईयर्स में ही हमने हमारी करेंसी को इतना कैसे गिरा दिया। वेल फ्रेंड्स, इन सारे सवालों का जवाब जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन्हें जानने के लिए हमें कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ 3100 BC से, जब हमारे देश में पूरे विश्व का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का जन्म हुआ था। अब क्योंकि ऑब्वियसली हमने वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन शिपिंग पोर्ट्स लोथल और सुटका जेंडर कंस्ट्रक्ट कर लिया था, इसीलिए उस वक्त देश विदेश से कई व्यापार इंडस वैली सिविलाइजेशन आया करते थे हमारे देश से सिल्क, टेक्सटाइल, आइवरी बॉक्सेस, ज्वेलरी, फिश हुक्स जैसी चीजें खरीदने के लिए, और उसके बदले में उन्हें हम चांदी जैसे कई प्रीवियस मेटल्स वाटर सिस्टम के एक्सचेंज के रूप में देते थे। यहाँ तक की स्थिति फिर भी चलो नॉर्मल ही थी। लेकिन सन 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में भारत की जो किस्मत है वो बदल गई, क्योंकि इस दौर में हम सही मायने में एक इकोनॉमिकल सुपर पावर बनकर उभरने लगे। एक्चुअली में चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में ही भारत सही मायने में एक अखंड भारत बन पाया था। उनके प्रधानमंत्री कौटिल्य की मदद से उन्होंने पूरे भारत को एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि आज जैसे इंडिया में गवर्नेंस चलती है ना, ठीक इसी सिस्टम से उन्होंने उस वक्त गवर्न करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान एक भारत की एक ही अर्थव्यवस्था हो, इसके लिए मौर्यंस ने ही हमारे देश में सबसे पहली बार करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसको जन्म दिया। सिल्वर कॉइन्स जिन पर फ्लोरल डिजाइन प्रिंट हुआ करते थे। कुछ 700 सालों तक ऑलमोस्ट पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में लोग इसे सिल्वर करेंसी का इस्तेमाल क्या करते हैं। और मौर्यन पीरियड में ही इंडिया में इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो शुरू हो गया था। और कस्टम ड्यूटी इसलिए क्योंकि इसी पीरियड में इंडिया विश्व का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका था। और इसी बात का जिक्र प्लेनी ने भी अपनी किताब में भी किया है। भारत का सबसे ज्यादा माल जो है वो रोमन जा रहा था, वहाँ इंडियन टेक्सटाइल और मोती की सबसे ज्यादा डिमांड हुआ करती थी। इसीलिए कस्टम ड्यूटी के कॉन्सेप्ट को जो है वो याद किया गया था, ताकि इन एक्सपोर्टर से गवर्नमेंट भी अपना जो पैसा है वो बना सके। लेकिन रोम के पास ऑन दी अदर हैंड हमें बेचने लायक कोई खास चीज नहीं हुआ करती थी, सिवाय एक सबसे कीमती चीज सोना। और इसीलिए 6th सेंचुरी एडी तक भारत फॉरेन एक्सपोर्टर से इतना ज्यादा अमीर बन चुका था ना कि मौर्यन एम्पायर के बाद देश पर राज करने वाले अगले शासक गुप्ताज ने तो चांदी के सिक्के हटाकर सीधे सोने के सिक्के बनाना शुरू कर दिया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंडिया उस वक्त दुनिया की जीडीपी का 32% शेयर होल्ड करता था। फॉर कॉन्टेस्ट आज यूएसए वर्ल्ड जीडीपी में सिर्फ 24% ही कंट्रीब्यूट करता है, हमारे मुकाबले फिर भी 8% कम है। सो आई थिंक इट इज रियली सेफ टू अस कि हम 6th सेंचुरी एडी तक वर्ल्ड के एक मेजर इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुके थे। और वो भी सिर्फ कुछ ही सालों तक नहीं, हमने यह पद ऑलमोस्ट 1600 सालों तक कायम रखा। इनफैक्ट मुगलों के राज में भी हमारी जो जीडीपी है ना वो 25% शेयर होल्ड करती थी। जानते हो ये सब कैसे मुमकिन था? वेल एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से आज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर बैठा है, जस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन के। इंडिया का हर कोना कुछ न कुछ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर जरूर करता था। जैसे बंगाल में सिल्क उगाकर आगे बिहार, जम्मू और गुजरात जाता, वहाँ जाके यानी कि
सूरत में वर्ल्ड फेमस सिल्क क्लॉथ, जम्मू में शॉल और बिहार में कारपेट बनते थे। ऐसे ही राजस्थान प्रीवियस स्टोन्स, पिंक और व्हाइट मार्बल मैन्युफैक्चर करता था। तो पंजाब बीड, गंगा प्लेन रीजन राइस, डेक्कन रीजन राइस और शुगर और मालाबार रीजन स्पाइसेस उगाते थे। एंड स्पाइसेस में ब्लैक पेपर की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी। इतनी डिमांड की अगर आप नहीं जानते हो तो बस आप इतना समझ लो कि यूरोपियंस हमारे ब्लैक पेपर को काला सोना कर बुलाते थे। इंडिया ऑलमोस्ट हर एक चीज एक्सपोर्ट करता था, कपड़ों से लेकर फर्नीचर तक, जरूरी सामानों से लेकर लग्जरी आइटम तक, ऑलमोस्ट सब कुछ। और इसके बदले में पूरी दुनिया भारत को सोना चांदी दिया करती थी। इंडिया इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर 1700 तक, ऑलमोस्ट मुगल पीरियड तक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे हम। तो फिर आज कैसे हम एक ट्रेड एफिशिएंट नेशन बन चुके हैं? वेल आज फ्रेंड में आपको मुगलों ने और ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें लूटा, हमारे रॉ प्रोडक्ट को ले जाकर फिनिश गुड्स बनाकर हमसे ही कमाया, ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि हम ये सभी जानते हैं। अभी के लिए फिलहाल मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूँ 1821 में, जब भारत से लूटे सोने से ब्रिटिश ने दुनिया में एक इन्वेंशन किया। ब्रिटिश ने इस भारत से लूटे सोने से अपने देश में एक नया करेंसी एक्सचेंज सिस्टम शुरू कर दिया, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। साल 1821 में ब्रिटिश सरकार ने ये डिक्लेयर किया कि अब उनकी जो करेंसी पाउंड है ना, उसकी वैल्यू गोल्ड से बेक होगी। एग्जांपल देकर समझाता हूँ कैसे। समझो उस वक्त ब्रिटिश के पास 100 किलो सोना था, तो अब ब्रिटेन सोने के प्रोपोर्शन में नोट छापकर उसकी जो वैल्यू है उसको डिसाइड कर सकता था। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन ने 10 पाउंड के 10 नोट छापे तो 1 पाउंड की वैल्यू हो गई 1 किलो सोना। उस समय अगर कोई इस नोट को लेकर बैंक जाता तो इसके बदले में सोना विड्रॉ कर सकता था। इससे लोगों को फिजिकली सोना जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं थी, जैसे उन्हें पहले करना पड़ता था। यह कॉइन ऑफ आज के ही ट्रांजेक्शन की तरह ही था कि नोट दो और सामान ले लो। इसमें बस फर्क इतना था कि दुकानदार चाहे तो वो इस नोट को सोने में कन्वर्ट कर सकता था या फिर उस नोट को आगे कुछ दूसरा कुछ खरीदने के लिए पास ऑन कर सकता था। और इस तरह गवर्नमेंट गारंटी पेपर नोट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में शुरू हुआ। दुनिया में इसी एक्सचेंज वैल्यू और पेपर नोट्स को लेकर ट्रेड होने लगा। अब दूसरी तरफ भारत का सोना लूट कर भी ब्रिटेन का जो डील है ना वो नहीं भरा, वो हमें और बर्बाद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। देखिए साल 1835 में ब्रिटेन ने कॉइन एज एक्ट पास करके एक यूनिफॉर्म करेंसी इंडिया रुपीस को इंट्रोड्यूस की। यस, रूपी इंट्रोड्यूस करके उन्होंने तो हमें पूरा तबाही कर दिया। समझाता हूँ कैसे। जैसे ही रूपी देश भर में सर्कुलेट हुई, कुछ सालों बाद उन्होंने इंडिया काउंसिल बिल पास किया जिसमें 2 चीजें डिसाइड की गई। एक की अब रुपए की जो वैल्यू है वो सिल्वर से लिंक्ड होगी, मतलब एक कम वैल्यू वाले मेटल से हमारी जो वैल्यू है उसको लिंक करके ऑटोमेटिकली करेंसी की जो वैल्यू है ना वो लो हो जाएगी। और दूसरी बात यह डिक्लेयर किया गया कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले माल का पेमेंट अब रुपीस में ही एक्सेप्ट होगा, ना कि सिल्वर जैसे प्रीशियस मेटल में। अब देखिए यह बिल पास होने से पहले क्या हुआ करता था, हमसे ट्रेड करने आए सारे वर्ल्ड ट्रेडर्स सोना, चांदी और प्रीशियस मेटल्स में पेमेंट करते थे। लेकिन अब इस वजह से भारत में प्रीशियस मेटल का जो इन्फ्लो है वो कम हो गया, क्योंकि अब ट्रेडर्स आएंगे रिजर्व बैंक के पास सोना चांदी जमा करके रुपए लेंगे। तो ये जो रियल सोना है अब ये कहाँ जाएगा? ऑब्वियसली ब्रिटेन की तिजोरी में। और रुपये की वैल्यू जो सिल्वर से लिंक थी वो तो गिर ही गई। सो हियर यू कैन सी बहुत ही सिस्टमेटिकली इंडिया रुपये की जो वैल्यू है उसको गिराया गया। बट अभी रुको, यहाँ पे अभी खत्म नहीं हुआ है। 1890 में इंडिया करेंसी कमेटी बैठी जिसके रेगमेंटेशन पर रुपए को गोल्ड स्टैंडर्ड पर यानी कि पाउंड पर शिफ्ट करके उसका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सेट किया गया। अब रेट फिक्स करते वक्त उन्होंने बताया कि क्योंकि पहले रुपए जो है वो सिल्वर से लिंक्ड थी, तो गोल्ड के कंपैरिजन में ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू है ना वो कम है, और इसीलिए हम उसकी एक्सचेंज रेट 1 पाउंड इक्वल टू 15 रुपए सेट कर रहे हैं। मतलब आयरनी तो देखो, पहले हमारे ही सोने से खुद की जो करेंसी उसको बढ़ा लिया, फिर हमारी वैल्यू को कम करने के लिए हमें सिल्वर से लिंक किया गया, और आखिरी में हम कभी भी उनकी बराबरी ना कर सके, इसके लिए हमारी करेंसी को लो सेट कर दिया गया। आने वाले कई सालों तक हमारे पैसे से ब्रिटेन ने खूब मौज किया, लेकिन वो कहते हैं ना, करवा ऑलवेज हिट बैक। ऐसे ही कुछ आगे ब्रिटेन के साथ होने वाला था।